हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? आज नाइन्थ क्लास का एक टॉपिक एटम्स एंड मॉलिक्यूल स्टार्ट करते हैं। वो 11th वाली वीडियोज ऐसे ही लगातार आएंगी। आज सोचो क्यों ना नाइन्थ क्लास के कुछ बच्चों के लिए वीडियोज बना दी जाएं। देखिए, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम सबसे छोटी यूनिट जो मैटर की सबसे छोटी यूनिट जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करती है उसको एटम बोलते हैं। एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल से मिलके कंपाउंड्स बनते हैं। वो सारी बातें इस चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। तो थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। देखिए, एंशियंट Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter। भाई, प्राचीन भारतीय और ग्रीक फिलोसफर हमेशा से इस बात को लेकर थोड़े से हैरान थे कि भाई मैटर की एक फॉर्म है जिसको हम देख नहीं सकते, जो अब तक जिसके बारे में हम जान नहीं सके हैं, अननोन फॉर्म है। उसके बारे में वो हमेशा से हैरान रहे, चकित रहे। The idea of divisibility of matter was considered long back in India। भाई, वो मानते थे कि मैटर टूटता है, डिविजिबल फॉर्म में होता है। और ये आइडिया भारत में काफ़ी समय से ये इन चीज़ों पे विचार विमर्श चला हुआ है कि भाई डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर कुछ ना कुछ तो है। लगभग 500 बीसी पहले से ये बातें चली हुई है। बीसी मतलब जैसे अभी 2023 है, 2023 से भी 500 साल पहले की बात है, बिफोर क्रिश्चियन। एन इंडियन फिलोसफर महर्षि कणाद एक भारतीय फिलोसफर हुए हैं जिनका नाम था महर्षि कणाद। पोस्टुलेटेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, यदि हम मैटर को तोड़े, मैटर को हिंदी में बोलते हैं पदार्थ, वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, तो हम छोटे से छोटा पार्टिकल प्राप्त करेंगे। उसको तोड़ा, उससे छोटा पार्टिकल प्राप्त हुआ, फिर उसको तोड़ा, फिर उसको तोड़ा, तोड़ते जाएं। एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि जब वो टूटना बंद हो जाएगा। उसी को एटम बोलते हैं, उसी को एटम बोलते हैं। अल्टीमेटली ए टाइम विल कम व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल। आखिरकार ऐसा होगा कि एक समय वो आएगा कि जब हम इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को तोड़ते तोड़ते इतना तोड़ देंगे कि फिर उसको तोड़ना पॉसिबल नहीं होगा। ही नेम्ड दीज पार्टिकल परमाणु। अब वो पार्टिकल जिसको और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता, उसी का नाम परमाणु है और उसी को बोलते हैं एटम। इंग्लिश में एटम, हिंदी में परमाणु। Another Indian philosopher, Pakudha Katyayam, elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form which gives us various form of matter। एक और इंडियन फिलोसफर हुए हैं जिनका नाम था पकुधा कत्यायाम। उन्होंने इसको थोड़ा सा और एलोबरेट किया और बताया कि जो ये पार्टिकल हैं ये इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हम किसी चीज़ को तोड़ने लग रहे हैं और उसको इस हद तक तोड़ दिया कि अब वो टूटना बंद होगा, डिविजिबिलिटी खत्म होगी उसकी, तो हमने उसको एटम बोला। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एटम आपस में मिल मिल के एक बड़ा पार्टिकल बनाए हुए थे। उसी को एलिब्रेट किया था पकुधा तयाम ने। और उसने कहा भाई ये फिर अलग अलग फॉर्म में होते हैं मैटर, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। ठीक है। Around the same era, ancient Greek philosopher Democritus and Leucippus suggested that
If we go on dividing matter, a stage will come when particle obtained can't be divided further. उसके बाद उसी सदी की बात है एक ग्रीक फिलोसफर हुए हैं डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। उन्होंने भी ये सुझाव दिया कि अगर हम किसी मैटर को तोड़ने लग जाएं तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि वो फर्दर डिवाइड होना बंद हो जाएगा। डेमोक्रिटस कॉल्ड दीज इंडिविजुअल पार्टिकल एटम। डेमोक्रिटस ने बोला कि ये जो इंडिविजुअल पार्टिकल है जिसको फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता उसी को एटम बोलते हैं। एक्चुअल में एटम का मतलब ही होता है इंडिविजिबल, जिसको और अधिक ना तोड़ा जा सके। All this was based on philosophical consideration and not much experimental work. ये सारी बातें जो चल रही थी ना, ये फिजिकल और फिलोसफिकल कंसिडरेशन चल रही थी। भाई वो उसने उसको बता दी ये बात, उसने उसको बता दी, इस पे अभी तक कोई एक्सपेरिमेंट वर्क नहीं हुआ था। टू वैलिडेट दिस आइडिया कुड बी डन टिल द 18th सेंचुरी। 18वीं सदी तक इस पे ऐसा कोई काम नहीं हुआ था कि भाई एक्सपेरिमेंटल वर्क बोल दिया जाए कि भाई इसने ये चीज़ प्रूव करके दिखाई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी scientists recognized the difference between element and compound and naturally became interested in finding out how and why element combine and what happen when they combine। लगभग 18वीं शताब्दी के एंड में वैज्ञानिकों ने ये रिकॉग्नाइज्ड किया कि द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंबाइंड एंड नेचुरली बिकेम इंटरेस्टेड। उन्होंने इन दोनों के बीच, एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस को बता दिया, रिकॉग्नाइज कर दिया, भाई ये एलिमेंट होता है, ये कंपाउंड होता है। ठीक है, एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा हमारा, जिसको और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता। वही एटम मिलके अगर इकट्ठे हो जाएं और उनकी क्वांटिटी हो जाए 6.022 इंटू 10⁻23, तो हम उसको कहेंगे एक एलिमेंट। एलिमेंट में सेम नंबर ऑफ एटम होते हैं, बिल्कुल उनकी जो से वो होती हैं। जैसे हाइड्रोजन एटम की बात करूँ तो एक एटम उठा लिया मैंने बहुत सारों में से, और अगर मैं कहूँ एलिमेंट हाइड्रोजन एलिमेंट की बात, तो इसका मतलब उस एलिमेंट के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी के एंड में साइंटिस्टों ने एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस रिकॉग्नाइज कर लिया था। Naturally became interested in finding out how and why element combine and what happen when they combine। और उन्होंने ये पता लगाने में भी अपना इंटरेस्ट दिखाया कि भाई ये कैसे और क्यों एलिमेंट कंबाइन होते हैं और कब होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं और कब होते हैं, और होने के बाद क्या होता है। ये सारी चीज़ें अब पता लगाने के लिए साइंटिस्टों के मन में अलग अलग जिज्ञासाएं चल रही थी कि भाई चलो पता लगाते हैं, देखते हैं कि आखिर क्या होगा इन सब के बाद। ठीक है, एंटोइन एल लेवोसियर लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस बाय एस्टेब्लिशिंग टू इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। भाई वैसे जो एंटोइन एल लेवोसियर था उसको केमिस्ट्री के फादर कहा जाता है, मीन्स फाउंडेशन ऑफ केमिकल्स। तो उन्होंने कुछ ला दिए केमिकल कम्बिनेशन के, भाई किस तरह से कंपाउंड्स आपस में, एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होने लग रहे हैं, उन्होंने कुछ ला दिए। उनमें ला में पहला ला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, द फॉलोइंग टू लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन वर एस्टेब्लिश्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंट बाय लेवोसियर एंड जोसेफ एल प्रोस्ट। लेवोसियर ने और जोसेफ एल प्रोस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन्होंने कुछ केमिकल्स, कुछ लॉ एस्टेब्लिश किए। उनमें पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एक्चुअल में मतलब ये होता है कि आप जितने मास का रिएक्टेंट लेंगे, मीन्स एरो के लेफ्ट हैंड साइड और एरो के राइट हैंड साइड, मान लो आपने 100 ग्राम पानी लिया और उसमें 20 ग्राम चीनी डाल दी, और आपसे कोई पूछे अभी इनका वेट कितना होगा, तो आप कहोगे सर
100 ग्राम पानी का वेट है और 20 ग्राम आपने चीनी डाल दी, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, मीन मीठा पानी जो मिलेगा वो 120 ग्राम मिलेगा। यही लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन था कि आप जितनी अमाउंट, जितनी क्वांटिटी मिलाएंगे उतनी ही मिलेगी, बनेगी। हाइड्रोजन को आप ऑक्सीजन से मिला रहे हो ना, तो ऐसा ही एक कंपाउंड मिलेगा जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाया और नाइट्रोजन बन गया, वैसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। जो एलिमेंट आपने आपस में मिलाए हैं उन्हीं से बनने वाला कोई कंपाउंड मिलेगा, और अगर उन दोनों से कोई कंपाउंड नहीं बन रहा तो आपको प्रोडक्ट ही नहीं मिलेगा, उत्पाद ही नहीं मिलेगा। ठीक है। इज देयर ए चेंज इन मास व्हेन ए केमिकल चेंज टेक्स प्लेस? उसने कहा भाई मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो, केमिकल चेंज का मतलब ही केमिकल रिएक्शन होती है, होने लग रही है, तो क्या उसके मास में कोई डिफरेंस आएगा? इस एक्टिविटी से सीखते हैं। इसने कहा टेक वन ऑफ द फॉलोइंग सेट एक्स एंड वाई ऑफ केमिकल्स। एक्स में आपको दिया गया कॉपर सल्फेट, वाई में आपको दिया गया सोडियम कार्बोनेट। एक्स ये दिया गया 1.25 ग्राम, ये दिया गया 143 ग्राम, बेरियम क्लोराइड 1.22 ग्राम, सोडियम सल्फेट 1.53 ग्राम, लेड नाइट्रेट 2.07 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 1.17 ग्राम। देखिए पहली बात तो ये कि इन्होंने जो चीज़ दी हैं उनका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे इसमें दे दिया कॉपर सल्फेट, क्या दे दिया इन्होंने? कॉपर सल्फेट, COPPER, कॉपर सल्फेट। भाई कॉपर सल्फेट का आपको पता होना चाहिए CuSO4। Cu मतलब कॉपर, SO4 मतलब सल्फेट। दूसरा इन्होंने दे दिया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड BaCl2। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट आपको ये याद करने हैं, ठीक है। याद करने का बहुत आसान है, रटने नहीं है। Na2SO4 आपको रटने नहीं है कि Na के नीचे 2 आया है ना, ऐसे नहीं रटने, बताएंगे आपको। लेड नाइट्रेट, लेड मतलब Pb, नाइट्रेट मतलब NO3। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl। देखो यहाँ Cl आया तो Na अकेला है, यहाँ SO4 आया तो Na के पास 2 के नीचे 2 लगा दिया, CO3 के साथ हमने Na के नीचे 2 लगा दिया, है ना। ये सारी चीज़ देखो होता क्या है। जो ये बना हुआ है ना कंपाउंड, ये 2 चीज़ों से बना हुआ है। एक तो बना हुआ है कॉपर से, एक बना हुआ है सल्फेट से। इसमें जो कॉपर है ना उसको तो हम बोलते हैं कैटायन, जो पहले आता है जिसके ऊपर प्लस का साइन होता है उसको बोलते हैं कैटायन, और जिस पे माइनस का साइन होता है उसको बोलते हैं एनायन। ठीक है, कैटायन पे प्लस का साइन होता है, एनायन पे माइनस का साइन होता है। कैटायन कॉपर, हमें पता होना चाहिए भाई कॉपर के ऊपर प्लस का 2 चार्ज है। अगर आपको उसके ऊपर चार्ज का नहीं पता होगा ना तो आप फॉर्मूला रट सकते हो, बना नहीं सकते। ठीक है, और सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4, उसके ऊपर होता है माइनस का 2 चार्ज। ठीक है, हम चार्ज की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये चार्ज इसके नीचे आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, मैं इसको इसके नीचे ले आया, ये आ जाएगा Cu के नीचे 2 चार्ज आएगा, प्लस माइनस साइन नहीं आएंगे। और SO4 के नीचे भी मैं 2 ले आया। अब इसकी ना जो सिंपल रेशियो है, सिंपल रेशियो में ले आओ इसको, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा CuSO4। ऐसे फॉर्मूले बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये फॉर्मूला देखते हैं कैसे बनता है। इसका मतलब इसके नीचे 2 आया है, इसका मतलब ये होगा कि इसके ऊपर क्या था, माइनस का 2 चार्ज। सोडियम के ऊपर होता है Na के ऊपर प्लस का 1 चार्ज, CO3 के ऊपर होता है माइनस का 2 चार्ज। ठीक है,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, Na के नीचे 2 आया, CO3 के नीचे 1 आया, एक को लिखते नहीं। इस तरह से अगर कंपाउंड हो ना, जैसे देखो SO4 था, SO4 के नीचे 2 आना था, तो मैंने यहाँ पे 2 ऐसे नहीं लिखा, ऐसे लिखता तो ये 42 हो जाता। मैंने पहले ब्रैकेट शुरू की, फिर यहाँ 2 लिखा, मैं जिसको सेपरेट किया। इसी तरह से आपको भी सेपरेट करना है, ठीक है। क्लियर हो रही है ना बात? वेरी गुड। ये देखिए बेरियम क्लोराइड की बात करते हैं। बेरियम Ba, बेरियम के ऊपर होता है प्लस का 2 चार्ज, क्लोरीन क्लोराइड के ऊपर होता है माइनस का 1 चार्ज। Ba के नीचे 1 आ गया और Cl के नीचे 2 आ गया, BaCl2। ये चार्ज आपको याद रखने पड़ेंगे। अभी हमने पढ़ा था Na के ऊपर प्लस का 1 चार्ज होता है और SO4 के ऊपर माइनस का 2 चार्ज होता है। ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, Na2SO4, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, Na के ऊपर प्लस का 1 चार्ज होता है, Cl के ऊपर माइनस का 1 होता है, इसके ऊपर प्लस का 1, इसके ऊपर माइनस का 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा NaCl। यहाँ देखिए लेड के ऊपर Pb के ऊपर कितना चार्ज होता है, इसको फिर ऐसे करो, PbNO3 की ट्वाइस, Pb के ऊपर प्लस का 2 चार्ज होता है, NO3 के ऊपर माइनस का 1 चार्ज होता है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की PbNO3 की ट्वाइस, ये बनेगा फॉर्मूला। PbNO3 गलत था, ठीक है बच्चों। आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं। देखो याद करोगे फॉर्मूले तब जाके आप आगे पढ़ पाओगे बहुत अच्छे से, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। देखें, इसने कहा प्रिपेयर सेपरेटली सॉल्यूशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ द सब्सटेंस लिस्ट अंडर X एंड Y इन ईच 10 ml वाटर। 10 ml पानी में X और Y के आपस में कंपाउंड लीजिए और उनको मिला के देखिए। टेक ए सोल्यूशन ऑफ Y इन ए कॉनिकल फ्लास्क एंड सोल्यूशन ऑफ X इन स्मॉल टेस्ट ट्यूब। हैंग टेक ए सोल्यूशन ऑफ Y इन ए कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क में आपने क्या किया, Y सोल्यूशन लिया और सोल्यूशन X को हमने ले लिया स्मॉल टेस्ट ट्यूब में, इस तरह से। हैंग द स्मॉल टेस्ट ट्यूब इन द फ्लास्क, केयरफुली सी दैट द सोल्यूशन डू नॉट गेट मिक्स। इस तरह से आप उसको हैंग कर दीजिएगा उस कॉनिकल फ्लास्क में, और इस तरह से कीजिएगा कि ये जो टेस्ट ट्यूब है ना, इसके अंदर जो पानी है वो इसकी सॉल्यूशन है जो वो इसमें मिक्स ना हो जाए। पुट ए कॉर्क ऑन द फ्लास्क, पे कोई कॉर्क लगा दीजिए। वे द फ्लास्क विद इट्स कंटेंट केयरफुली। आपने क्या किया, ये देखो ध्यान से, ये देखो आपने मान लो BaCl2 आपको 1.5 ग्राम दे रखा है और सोडियम सल्फेट आपको दे रखा है 2.5 ग्राम। आपने ये भी ले लिया और ये भी ले लिया, टोटल 1.5 2.5 दैट इज 4.0। तो जो आपका अब उसमें वेट होगा ना वो 4.0 ग्राम के बराबर होगा, वो इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। नाउ टिल्ट एंड स्विल द फ्लास्क सो दैट द सोल्यूशन X and Y गेट मिक्स। अब आपको करना क्या है, देखो ध्यान से देखो, जो आपने यहाँ पे ये लिए थे ना, ये अब आप इसको ऐसा करो, पहले तो ऐसे रख दिया, इसका वेट मेजर कर लें, फिर इस सॉल्यूशन को ना इसमें उड़ेल दो, मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद फिर से इसका वेट नोट डाउन कर लीजिए, तो आप पाओगे कि दोनों का वेट बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है। मीन्स वे अगेन, what happens in the reaction flask and do you think that a chemical reaction has taken place? अगर chemical reaction होती तो भी वेट उतना ही होगा, नहीं होती तो भी उतना ही होगा। Why should you put a cork on the mouth of the flask? इसलिए कि भाई वेपर बन के वो फॉर्म में बाहर चले गए तो वेट थोड़ा लॉस मिलेगा। जैसे आपने पानी रख दिया, अगर आप पानी को 1 घंटे के बाद चेक करेंगे तो उसमें से कुछ वेपर्स चले जाएंगे, उसका वेट थोड़ा सा लॉस मिलेगा। सो डज द मास ऑफ द फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट चेंज? बिल्कुल भी नहीं, उनका ना तो मास चेंज होगा ना कंटेंट में। अगर रिएक्ट हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई तो कंटेंट चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट कुछ और बन जाएगा, लेकिन मास फिर भी चेंज नहीं होगा। उसी को तो हम बोल रहे हैं ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर उस कंटेंट में मास झोंका तो है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप मास को ना तो पैदा कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो किसी केमिकल रिएक्शन में। किसी केमिकल रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट होता है उतना ही प्रोडक्ट बनता है, उतने ही वेट का प्रोडक्ट बनता है। बाई चांस की वजह से हो जाए कि आपने रिएक्टेंट जितना लिया प्रोडक्ट उतना नहीं बना, उससे थोड़ा कम बना, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कोई गैस होगी जो प्रोडक्ट बनते ही उड़ गई, उतना ही जितनी
जितना मास उस गैस का होगा, जितनी वो बाहर निकली है, उतना ही उसके अंदर वेट लॉस मिलेगा, अदरवाइज वेट लॉस नहीं मिलेगा। होप सो कि आपको ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आया होगा। कृपया करके आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करें। नेक्स्ट वीडियो डाली जाएगी, ये चैप्टर आपका कंप्लीट करवाया जाएगा बहुत अच्छे से।